नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यतिन भाटिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की जो बिजनेस न्यूज शुरू करेंगे उसमें बात करेंगे हम वोडाफोन के बारे में, इन्फोसिस के बारे में और जो जीडीपी के ऊपर जो मंथन चल रहा है दुनिया में उसके बारे में बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट है चैनल को मेरे जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यतिन भाटिया चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप जो सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। जो पहली न्यूज है वो आपको दे रहे हैं। रघुराम राजन ने कहा है, रघुराम राजन जो हमारे पूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा है कि जीडीपी का जो फॉल है 23% माइनस का जो इंडिया में, वो एक हिंट मिल गया है। इसके बाद क्या है, अगर आपने कंट्री को संभाला नहीं, जो ब्यूरोक्रेट उनसे कहा गया उन्होंने कंट्री को संभाला नहीं, तो कंट्री के अंदर बिल्कुल अच्छी बहुत बड़ी लेवल की मंदी आ सकती है। और ये एक बहुत बड़ा साइन है। एक बहुत कामयाब जो गवर्नर रह चुके उन्होंने इस बारे में बात की है। अगर देखना पड़ेगा कि आगे गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कदम उठाती है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बहुत से कदम उठाए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीडीपी का लॉस के साथ साथ हमें भी खुद को पर्सनल लॉस भी होगा, जिसमें हमारे जो खुद के जो लोन वगैरह की ईएमआई है वो तक नहीं भर पाएंगे। ये पहले भी हुआ था, 2008 में हुआ था ऐसा, और 2008 से ज़्यादा बड़ी खतरनाक स्थिति आ गई अब। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इनके बारे में ज़्यादा सोचे करें। अगली न्यूज आपके लिए वो है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने एक प्लान रिवील किया है 3500 GB पर मंथ का मैक्सिमम का इसका प्लान रिलीज किया है, जो 499 से स्टार्ट होगा। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। तो इस टाइप का जो प्लान वो रिवील किया गया वो किस लिए किया गया मैं समझा देता हूँ। जो जियो अभी तक जो कैशियर कंपनी है टेलीकॉम कंपनी की, टेलीकॉम इंडस्ट्री की, उसने अभी तक बहुत बड़े और बढ़िया प्लान निकाले थे। जैसे अभी जियो फाइबर के अंदर भी प्लान निकाला, तो ऐसे ही उनको बीट करने के लिए एयरटेल ने ये प्लान निकाला है। एयरटेल इंडिया की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी है जो अभी तक टक्कर में खड़ी हुई है जियो के सामने। और वोडाफोन आइडिया तो पहले ही अपने आप में ही डूब चुकी है। तो अगर एयरटेल इस प्लान के हिसाब से काम करती है तो क्या पता आपको इस प्लान में आपको एयरटेल का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और आप एयरटेल की तरफ मूव कर पाएंगे। ये सोचकर एयरटेल ने प्लान निकाला है। तो ये एक्सट्रीम फाइबर जो नाम का उनका जो फाइबर इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर ये प्लान काम करेगा। 399, 499 ऐसे करके प्लान है। मिनिमम 499 का प्लान है ये। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगली न्यूज जो आपके लिए है वो है सीधी वोडाफोन की तरफ से। अब एयरटेल की बात हुई तो वोडाफोन की बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जियो के टक्कर में ये दोनों कंपनियां आगे खड़ी हैं। तो वोडाफोन आइडिया जो थी, वोडाफोन ने आइडिया को टेक ओवर कर लिया था कुछ समय पहले। और वोडाफोन आइडिया एक्चुअल में इनका जो ब्रांड की वैल्यू थी वो इंडिया में थोड़ी सी कम मानी गई थी। लोगों को कम नजर आ रहा था कि ये कंपनी कामयाब नहीं हुई, इनके नेटवर्क ऐसे हैं वैसे हैं। तो इस सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया है VI की तरफ से। VI इसको कह रहे हैं ये V, बट ये V और I है। V और I है, ये लोगो आप देख रहे हैं। तो VI के जैसे इन्होंने रीब्रांड किया है। अब कंपनी का कहना है कि लोगों के आगे जो इमेज है वोडाफोन आइडिया की वो सुधरेगी। प्लस इन्होंने अपने टेलीकॉम में जो भी अपनी सर्विसेज है इनको सुधारने के ऊपर बहुत काम करना स्टार्ट किया। अब रीब्रांड के साथ साथ ये सर्विसेज में भी ज़्यादा काम करेंगे। और अभी जो वोडाफोन आइडिया के जो बोर्ड ऑफ मेंबर थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 25,000 करोड़ रुपए की फंडिंग, 25,000 करोड़ की फंडिंग ये उठाएंगे मार्केट से। अभी इस कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ करीब का जो AGR ड्यू है। AGR जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि वो 10 साल में भर सकते हैं पूरा AGR। मतलब 50,000 करोड़ का अगर 10 साल में भरते हैं तो 5,000 करोड़ रुपए पर ईयर उनको हर साल भरना पड़ेगा। तो ऐसा ही रहेगा। तो कंपनी हो सकता है 50,000 करोड़ का जो उनका बकाया है वो सुप्रीम कोर्ट को 10 साल में बकाया पे कर दे। और जो ऐसे ही एयरटेल के ऊपर भी बकाया है, ऐसे कई कंपनियों पर बकाया है। तो टेलीकॉम सेक्टर की हालत थोड़ी अच्छी नहीं है। बट देखा जाएगा कि अभी ये जो दो कंपनियां हैं उसके बाद ये तीसरी कंपनी VI जो अब बन के आई है वोडाफोन आइडिया, कैसे इंडस्ट्री में काम करती है, कैसे अपने कस्टमर को गेन कर पाती है। अब इनके पास भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, इंडिया में 3rd नंबर पर आती है। अगली न्यूज जो आपके लिए वो है सॉफ्टबैंक की तरफ से। सॉफ्टबैंक ने ओयो रूम्स का जो लैटिन अमेरिका का जो बिजनेस है वो टेक ओवर कर लिया प्रॉपरली। ओयो रूम्स का जो बिजनेस है वो चाइना, इंडिया, जापान और US और ब्राजील जैसी कई कंट्रीज में है। तो वहाँ पर जो लैटिन अमेरिका का जो बिजनेस है वो बिजनेस सॉफ्टबैंक ने टेक ओवर कर लिया। सॉफ्टबैंक जो है वो ओयो की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर रही है। ये जापान की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो सॉफ्टबैंक के जो मासायोशी सान जो CEO हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जो रितेश अग्रवाल के जो बोर्ड ऑफ मेंबर उनमें ये परमानेंट मेंबर बनेंगे लैटिन अमेरिका के बिजनेस में। तो लैटिन अमेरिका का जो बिजनेस है वो हो सकता है कि आगे जाकर बहुत अच्छा
काम कर पाए। अभी जो ओयो की वैल्यूएशन है वो $10 बिलियन की है मार्केट में, और अभी मार्केट की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। तो जो अभी कंट्री में जो हर कंट्री में जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से लोग होटल्स में भी नहीं जा रहे हैं, तो स्टे ना होने की वजह से लोग कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है। इस वजह से सॉफ्टबैंक ने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाकर अपने आप को बोर्ड ऑफ मेंबर में परमानेंट मेंबर बना लिया लैटिन अमेरिका के बिजनेस में, इंडिया में नहीं, लैटिन अमेरिका के बिजनेस में। तो अगली न्यूज जो है आपके लिए है वो है टेंसेंट की तरफ से। टेंसेंट जो ऑन करती है ऑलमोस्ट पबजी के सारे शेयर्स को, उस कंपनी को लॉस हुआ है $34 बिलियन का इंडिया में इस ऐप के बैन होने से। कंपनी का कहना है कि अगर इंडिया में बैन हुई है ऐप, तो इनको बहुत लॉस है, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो एमर्जिंग मार्केट मानी जाती है प्लेइंग गेम के लिए। गेमर्स जो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा है, दुनिया में दूसरे नंबर पर जो है वो इंडिया में ही गेम ज़्यादा खेला जाता है, जबकि कमाई यहाँ से ज़्यादा नहीं होती, बट यहाँ पर गेम ज़्यादा खेला जाता है। जो पेड मेंबर्स यूएस में ज़्यादा होते हैं, चाइना में ज़्यादा होते हैं, बट कंपनी को फिर भी यहाँ से बहुत बड़ा लॉस मिला है, क्योंकि कंपनी को देखने को मिला कि यहाँ पर जो गेमर्स हैं वो एकदम ही जीरो पर आ गए, और वो जो पबजी बैन होने की वजह से हुआ। अब पबजी के अगेंस्ट में अक्षय कुमार ने एक फौजी गेम लॉन्च किया है। फौजी जो गेम है वो भी पबजी का ही एक राइवल माना जा रहा है, बट ये एक कॉपी कंटेंट हो सकता है, बट इसमें देखना पड़ेगा कि कैसे ये गेम आगे मूव करता है। इस गेम को लॉन्च करने के बाद अक्षय कुमार ने ये कहा है कि जो उसका इनकम का जो 20% होगा, प्रॉफिट का 20% होगा, वो 20% प्रॉफिट प्रॉपरली जो कंट्री के जो इंडिया के जो सोल्जर्स के लिए जो अपने ट्रस्ट बने हुए उनके अंदर वो डोनेट किया जाएगा। अभी देखना बाकी रहेगा टेंसेंट इस गेम को कैसे इंडिया के अंदर वापस ला पाती है या नहीं ला पाती है। अगर कंपनी नहीं ला पाती तो इंडिया से प्रॉपरली बाय बाय कहना पड़ेगा टेंसेंट को और पबजी को, और 34 बिलियन का जो जैसे लॉस है वो आगे और बढ़ता जाएगा। और कंपनी को ये उम्मीद रखनी चाहिए अपने साथ, क्योंकि टिकटॉक पे अभी तक वापस नहीं आ पाया है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। कंटेंट मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं आपके लिए, और आपके लिए जो कंटेंट लेकर आता हूं वो आपके लिए बिल्कुल काम का होता है। बिल्कुल बेसिक जो बातें होती हैं जो आपको नहीं मिल पाती, वो मैं आपको इस कंटेंट में, इस वीडियो में, एक वीडियो में आपको बता पाता हूँ। तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मेरे साथ इंटरेक्शन आप जल्दी बढ़ा पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है सॉफ्टबैंक की तरफ से। फिर से सॉफ्टबैंक ने टिकटॉक इंडिया के बिजनेस को खरीदने में इच्छा जाहिर की है। टिकटॉक अभी बैन हो चुके हैं इंडिया में, और इंडिया के साथ साथ यूएस में भी बैन हो सकता है 15 सितंबर तक, क्योंकि 15 सितंबर तक का डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम दिया था। जो ट्रंप ने टाइम दिया था कि आप इस जो टिकटॉक है उसको सेल कर सकते हैं किसी भी यूएस की कंपनी को, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, आईबीएम, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल थी इसको खरीदने में। बट अभी तक वो डील सक्सेसफुल नहीं हो पाई। 15 सितंबर तक अगर डील सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो बाइडांस का जो ये बिजनेस है टिकटॉक का, वो यूएस के अंदर वो जीरो हो जाएगा, बैन हो जाएगा प्रॉपरली, जैसे इंडिया के अंदर प्रॉपर बैन हो चुका है। तो अभी देखना बाकी रहेगा क्या होता है। बाकी इंडिया के जो बिजनेस है उसमें सॉफ्टबैंक ने इच्छा जाहिर की है। सॉफ्टबैंक अगर इसको खरीदता है तो ये प्रॉपर एक जैपनीज फर्म हो जाएगी। टिकटॉक का जो बिजनेस है वो चाइना में बाइडांस रन करती है, बाइडांस के अंदर ये कंपनी आती है, और जो सॉफ्टबैंक है जापान की कंपनी है। अगर सॉफ्टबैंक इस बिजनेस को खरीद लेती है तो इंडिया में टिकटॉक के आने की उम्मीद वापस जग सकती है, क्योंकि इंडिया में जापान के जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा रन करते हैं, जापान, यूएस और जर्मन्स। तो इंडिया में हो सकता है अगर टिकटॉक इसको खरीद लेती है तो सॉफ्टबैंक इसको खरीद लेती है तो टिकटॉक का ये बिजनेस इंडिया में चल सकता है वापस। अगली न्यूज़ जो है वो आपके लिए निकल कर आई है, वो है मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा बनता जा रहा है देश। इंडिया एक इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, ऐसा कहना है मिस्टर रविशंकर प्रसाद का, जो आईटी मिनिस्टर हैं। उनका कहना है कि अभी जो चाइना के खिलाफ जो मूवमेंट हो रही है दुनिया भर में, उसकी वजह से चाइना से कंपनीज बाहर निकलकर इंडिया में आ रही है। तो इंडिया में बाहर से आने वाली कंपनियों में एप्पल की बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, एप्पल खुद भी आई है, और एप्पल की जो मार्केट की जो मतलब सपोर्टिव कंपनीज थी वो भी इंडिया के अंदर वापस आ रही है। और अगर वो इंडिया में आ जाती है तो अभी इंडिया के अंदर एप्पल का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि इंडिया इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। 8 एप्पल की जो सपोर्टिव कंपनीज हैं वो इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है इंडिया में। अब इनका ये सेटअप कहाँ पर होगा, अभी तक तो साउथ साइड में आंध्र प्रदेश वगैरह में इनका सेटअप लगने का प्लान था। अभी इसके बाद और सेटअप्स कहाँ पर होंगे ये देखना बाकी रहेगा। उम्मीद करते हैं कि इंडिया में और भी कंपनीज निकल कर वहाँ से आएंगी, जहाँ से अभी चाइना से कंपनीज छोड़ देती, क्योंकि जापान ने भी कहा है कि अपनी कंपनीज को चाइना से बाहर निकालें, जापानीज कंपनियों को, तो हम उनको कुछ फंड करेंगे। और अगर ऐसा रहा तो कंपनी जल्दी जल्दी चाइना से बाहर निकले, क्योंकि चाइना की कंडीशन बिल्कुल ही संदेह में रहती है हमेशा। अगली न्यूज़ जो आपके लिए आई है वो है इन्फोसिस की तरफ से। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की मानी हुई। तो इन्फोसिस ने यूएस की एक कंपनी को खरीदा है
जो मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, मेडिकल डिवाइसेस डिजाइन करती है। कंपनी का नाम है कैलिडोस्कोप। इसको 42 मिलियन डॉलर्स में इस कंपनी को खरीदा गया है। इस कंपनी को खरीदने के पीछे बिजनेस जो मेडिकल सेक्टर उसमें आने की कंपनी की इच्छा मिली है कि कंपनी कैसे मेडिकल सेक्टर में इस कंपनी मतलब आ सकती है आगे चलकर, क्योंकि अभी जो है सबको वैक्सीन का इंतजार है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग हेल्थी रहना ज़्यादा पसंद करेंगे अब। तो हो सकता है इसकी वजह से ही कंपनी अपने आप को आईटी के साथ साथ मेडिकल सेक्टर में भी लाना चाहिए, क्योंकि आईटी का जो सपोर्ट रहेगा मेडिकल सेक्टर के अंदर अगर वो इम्प्रूव करेंगे उसके थ्रू, तो मेडिकल सेक्टर भी और जल्दी इंप्रूव हो पाएगा। अगली न्यूज जो आपके लिए आई है वो है सिल्वर लेक की तरफ से। सिल्वर लेक एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, जैसे सॉफ्टबैंक जापान की है वैसे सिल्वर लेक यूएस की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। उसने अभी इंडिया में रिलायंस रिटेल के अंदर $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। इन्वेस्ट करने का प्लान कैसे बनाया है कि जो इंडिया में जो रिलायंस रिटेल है सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस है इंडिया में, इसके अंदर 1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट कर उनका 1.75 स्टेक वो ले सकते हैं। अगर वो 1.75 स्टेक ले लेंगे तो रिलायंस रिटेल के अंदर 1.75 स्टेक सिल्वर लेक यूएस का हो जाएगा। अभी क्या है, सिल्वर लेक ने पहले तो जियो में भी इन्वेस्ट किया था, जियो में इन्वेस्ट किया, जैसे गूगल ने भी किया, फेसबुक ने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, ऐसे सिल्वर लेक ने भी किया था जियो में। वो जियो के साथ साथ अब सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिलायंस फ्रेश जो रिलायंस रिटेल स्टोर दिखते हैं आपको, वही इनका बिजनेस है। उसमें अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को 1.75% की हिस्सेदारी मिल जाएगी मार्केट में, इंडियन मार्केट में। और रिलायंस रिटेल ने अभी फ्यूचर ग्रुप को 24,713 करोड़ रुपए में खरीद लिया। फ्यूचर ग्रुप के अंडर में कंपनीज आती है बिग बाजार की लॉजिस्टिक फर्म, बिग बाजार की जो मार्केट फर्म है, बिग बाजार की जो स्टॉकिंग फर्म है, जो भी बिग बाजार का बिजनेस है वो प्रॉपरली फ्यूचर ग्रुप का खरीद लिया गया है रिलायंस रिटेल के थ्रू। अभी आगे देखना बाकी रहेगा रिलायंस कितने तरह की कंपनीज खरीदी, क्योंकि अभी थोड़ा सा पहले नेटमेट्स को भी खरीदा है। ऐसे बहुत सी कंपनीज में ये कंपनी एंटर कर चुकी है रिलायंस रिटेल। मुकेश अंबानी लगभग हर सेक्टर में पांव पसार चुके हैं। अभी जो अगली न्यूज है वो आपके लिए है यूएस से। यूएस ने अभी अलाउ करने का प्लान किया है जो इंडियन जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो टेक केयर होते हैं उनको अलाउ करने का प्लान किया जो यूएस एयरपोर्ट्स के लिए। मतलब आपको समझिए इस बात को कि जो एयरपोर्ट होता है उसको एयरपोर्ट का जो देखभाल होती है, टिकटिंग, आपकी जो प्लेन रेडी रखना और बाकी जो सिक्योरिटी वगैरह, इन सबको टेक केयर करने के लिए कंपनीज होती हैं। ऐसे इंडियन कंपनीज जो हैं उनको यूएस के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको जो टेक केयर करने के लिए अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसा कहना है यूएस की गवर्नमेंट का। अभी देखना बाकी रहेगा कि ये जो टिकटॉक वगैरह के बिजनेस जैसे बैन हो रहे हैं वहां पर, तो कई और बिजनेस अगर बैन होते हैं तो इंडिया को और भी जगह एंट्री करने का मौका मिलेगा। इंडिया में जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया ऑलरेडी इसका इच्छा जाहिर कर चुकी है वहां पर यूएस के जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी टेक केयर करने के लिए। जो कंपनी है वहां पर वहां की जो कंपनीज है, वहां की कंपनीज भी बिजनेस में रहेंगी, बट इंडिया के बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी टेक केयर करते हैं एयरपोर्ट्स को, वो भी इस तरह के बिजनेस में वहाँ पे मूव कर सकेंगे। तो मेरी तरफ से आज ही इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज के बिजनेस न्यूज़ आपको कैसी लगी, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में मेंशन करें आपको कौन सी न्यूज़ ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर आपको कोई न्यूज़ मुझे देनी है तो कमेंट में वो भी मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ, और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड जब आपको प्रोवाइड होगा तो आपका ही बेनिफिट होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं।